हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कवक या फंजाई या फफूद, जिसको हम कहते हैं। देखिए, कवक से परीक्षा में सवाल ज़रूर आते हैं और किसी न किसी परीक्षा जो भी छोटे बड़े एग्ज़ाम है उससे सवाल इससे बनते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि कवक क्या है और इससे किस तरह के सवाल परीक्षाओं में आते हैं। तो सबसे पहले क्या है कवक? कवक हैं क्या? बेसिकली ये फफूंद हैं, जैसे रोटियों पर, चमड़े के जूते पर, लकड़ियों पे, बरसात के दिनों पर या सड़े गले स्थानों पे जो फफूंद आते हैं वही हैं। अचार रब्बे में भी जो आते हैं फफूंद, वही चीज़ क्या होते हैं? कवक हैं। आम भाषा में हम लोग इसको कहते हैं फफूंद, पर इसका नाम है कवक या फंजाई। तो सबसे पहले चीज़ है, कवक को जानने से पहले थोड़ा सा हम पहले इसे यहाँ पे जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी या माइसेटोलॉजी। माइकोलॉजी या माइसेटोलॉजी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाम जो हम लेते हैं वो माइकोलॉजी लेते हैं। वर्गीकरण में स्थान की बात करें कि पादपों के वर्गीकरण में ये कहाँ पर हैं जीवों में, तो पादप में आते हैं, और वो भी पादप में कौन से? थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं, यानी भ्रूण रहित वाले। और 5 जगत वर्गीकरण में अगर देखें तो ये फंजाई में आते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा ग्रुप के फंजाई हैं ये। कोशिका इनकी होती है यूकैरियोटिक होती है, अर्थात इनमें नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग होते हैं। कवक विज्ञान का पिता पीएन माइकेली को कहा गया है। कहीं कहीं पे पीएन मिचेली भी दिया होगा, वो भी ठीक है, नाम है माइकेली, पीएन माइकेली। इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी थी नोवा जेनेरा प्लेसेंटा, नोवा जेनेरा प्लेसेंटा में इन्होंने सबसे पहले कवकों के बारे में उल्लेख किया था, इसलिए इनको कवक विज्ञान का पिता भी कहा गया है। भारतीय कवक विज्ञान के पिता कहा गया है तो एजे बुटलर को कहा गया है, और आधुनिक कवक विज्ञान के पिता वो एंटन डी बेरी को कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ आपको याद करनी चाहिए। अब इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, उसके बाद जानेंगे इसे किस तरह का सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कवक पर्ण हरिम रहित, संवहनीय उत्तक रहित, केंद्रक युक्त सुकाय शरीर वाले पौधे हैं। इसमें कुछ बातें हैं। कवक पर्ण हरित यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। रहित का मतलब न होना, तो इनमें पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल इनमें नहीं होता है। पौधे लेकिन हैं, लेकिन इनमें नहीं होता है। संवहनीय उत्तक रहित अर्थात इनमें जाइलम एवं फ्लोएम जैसे संवहनीय उत्तकों का अभाव होता है। केंद्रक युक्त होते हैं, यानी इनकी कोशिकाएं जो होती है केंद्रक युक्त होती हैं। सुकाय अर्थात थैलसनुमा होती हैं, अर्थात इनके जो शरीर होते हैं, जड़, तना, पत्तियां इनमें नहीं होती हैं, तरह के ये पौधे हैं, जैसे यीस्ट, म्यूकस, राइजोपस, पेनिसिलियम, स्पर्जिलस तरह के जो हैं ये कवक कहलाते हैं। अब चूंकि ये जब इनमें पर्ण हरिम नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये क्या होते हैं? अपना भोजन तो कहीं से प्राप्त करेंगे ही, चूंकि जीव हैं ये, तो ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, अर्थात ये परजीवी या मृतोपजीवी या सहजीवी होते हैं। परजीवी मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित रहने वाले, और वो कौन तरह के होंगे? परजीवी होंगे या मृतोपजीवी होते हैं, और या ये सहजीवी भी होते हैं। 3 टाइप के ये हमको मिलते हैं देखने में। इनमें भोजन का जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा गया है। ग्लाइकोजन जो है वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के बीज की एक कड़ी होती है, ये बीज का है ये ग्लाइकोजन। इसी के रूप में हमारे लीवर में भी भोजन संचय होता है। उसके बाद संरचना के बारे में बात कर लिया जाए तो ये सुकाय होते हैं, और ये थैलसनुमा होते हैं, यानी इनमें जड़, पत्तियां और तने नहीं होते हैं, इस तरह के पौधे होते हैं। अमूमन इनका आकार बहुत छोटा होता है, 2 माइक्रोन से लेकर 40 सेमी तक के होते हैं ये, यानी कुछ बहुत छोटे तो कुछ बहुत ही बड़े होते हैं। जैसे इसके बीज नामक जो कवक है वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिससे खुजलियाँ होती है, दाद होती है, दाँत खाज भी होते हैं, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। जबकि मशरूम जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ख़ासतौर से लाल वाले मशरूम 40 सेमी 50 सेमी तक के बड़े छत्रक होते हैं ये। इनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। अब ये कोशिका भित्ति होती कहाँ पे, इसको जान लीजिए। कवक जो होते हैं वो कवक सूत्रों द्वारा बने होते हैं, यानी धागे नुमा संरचना द्वारा ये आपस में क्या होते हैं? जाल की तरह बुने होते हैं। तो जो कवक सूत्र होते हैं इनको हाइफी कहा गया है। हाइफी द्वारा होते हैं ये कवक सूत्र, इनको कहते हैं हाइफी, और इन्हीं हाइफी के द्वारा बनता है माइसीलियम, यानी कवक जाल बनता है।
तो कवक जाल बनता है। और ये कवक जाल जो है एक कवक का निर्माण करते हैं। और ये जो कवक सूत्र की जो दीवारें होती हैं वो काइटिन की बनी होती हैं। ये इसको कोलस भी कहते हैं, इनको कोलस भी कहा गया है। ठीक है, अब इनका वास कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे मिलते हैं? ठीक है, हैबिटेट यानी किस तरह के स्थानों पे ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहला, नम स्थान। इनके लिए उपयुक्त जो स्थान होता है वो नमी और सड़े गले स्थानों पे ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो पहला, इनके वास स्थान जान लीजिए, परजीवी के रूप में भी होते हैं। कुछ ऐसे कवक हैं जो जीवित कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी वे जीव जो जीवित कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करते हों उनको हम लोग कहते हैं परजीवी। इसी तरह से कवक भी जीवित कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करता है और अपने चूषकांगों द्वारा उसका शोषण करता है। जैसे स्पर्जिलस है, जैसे इसके बीज है। ठीक है, ये इस तरह के जो खुजली दांत खाज वाले हैं वो इसी टाइप के होते हैं, परजीवी टाइप के होते हैं। अगला आता है मृतोपजीवी, यानी मृत शरीर, यानी किसी जीव का जीव हिस्सा रहा हो और वो मर गया हो और उस जीव के मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करके वहाँ पे ये कवक बढ़ते हैं। तो इनको कहते हैं मृतोपजीवी, यानी जीवों के मृत शरीर पे या अंशों पे अपना भोजन प्राप्त करने वाले। ख़ास तौर से जो होते हैं मशरूम इसी में ही आता है। उसके बाद सहजीवी टाइप के भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे कवक भी जो होते हैं वो कुछ पादपों के साथ जुड़ के सहजीवन का व्यवहार भी दिखाते हैं। जैसे आते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है? सहजीवी का उदाहरण है। इसमें कवक जो होता है शैवाल के साथ जुड़ के सहजीवन बनाता है, यानी एक संबंध बना लेता है आपस में जुड़कर और अपना जीवन व्यतीत करता है। इसमें कवक जो है शैवाल द्वारा प्राप्त करता है भोजन, जबकि शैवाल जो है कवक द्वारा प्राप्त करता है खनिज। उसके बाद है उच्च पादपों की जड़ों में भी कवक जो है सहजीवन का अपना व्यवहार दिखाते हैं। जैसे उच्च पादपों के जड़ जो होते हैं उनके जड़ों में ये कवक क्या होते हैं, मिल जाते हैं और कवक मूल का निर्माण करते हैं। मूल मतलब होता है जड़ और कवक माने कवक यानी जड़ों वाले कवक। इसी को हम लोग कहते हैं माइकोराइजा कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा भी सहजीवी का अच्छा उदाहरण है और लाइकेन भी। माइकोराइजा को हम अगले वीडियो में जानेंगे कि क्या है ये। इनमें जनन कैसे होता है? तो इनमें कायिक जनन और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन तीनों प्रकार के जनन होते हैं। जो एक कोशिकीय अमूमन जो कवक होते हैं एक कोशिकाओं से बने वाले, उनमें हमेशा कायिक जनन होता है, ख़ास तौर से ईस्ट में होता है। ईस्ट यानी खमीर। और लैंगिक जनन बीजाणु जनन कवकों में सबसे अधिक देखने को मिलता है, इसलिए बीजाणु जनन कवकों का विशिष्ट लक्षण है। और लैंगिक जनन जो बहु कोशिकीय कवक हैं उनमें देखने को मिलता है। कवकों के कुछ रंग के आधार पर भी इनको बांटा गया है। जैसे काला फफूद। काला फफूद जो होता है ये अमूमन मृतजीवी होते हैं, ब्लैक मोल्ड कहेंगे, इनको ब्लैक मोल्ड कहा गया है। जैसे स्पर्जिलस, राइजोपस और म्यूकर। राइजोपस जो होता है हम लोग रोटी अगर आप छोड़ दें नम स्थान पे तो उस पे काले काले उग आते हैं, वो राइजोपस ही होते हैं। ठीक है। नीले हरे फफूद, इनको ब्लू ग्रीन मोल्ड कहा गया है। ये सबसे अच्छा इसका उदाहरण है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। ये जहाँ पर भी हरे फफूद होंगे समझिए कि वहाँ पे नीले या हरे, तो समझिए वहाँ पे पेनिसिलिन नामक कवक है। अब उसके बाद आता है लाल फफूद। इसे लाल फफूद को रेड पिंक फफूद भी कहा गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है न्यूरोस्पोरा, सबसे अच्छा उदाहरण है। ये थे कुछ जनरल नॉलेज जो था वो कवक के बारे में था। अब कवक से कुछ और क्वेश्चन आते हैं जो हमें देखना चाहिए। कवक में जो यहाँ से जो सवाल आते हैं सबसे अधिक कवक के उदाहरण आते हैं। कवक होते क्या हैं? सहजीवी के उदाहरण है, परजीवी मृतजीवी के उदाहरण है। कवक के अंदर भोजन का संचय किस रूप में होता है, ये सबसे ज़्यादा सवाल आया हुआ है।
ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। यहाँ से ये सबसे अधिक सवाल आते हैं। उसके बाद कवक में सहजीवन का उदाहरण आता है। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इसको नोट्स बनाइए, आप नोट्स बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आता है कवक से अब लाभ की बात है तो कवक को अमूमन लोग भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे इगैरिकस जिसको छत्रक कहा गया है, मार्सेली यानी गुच्छी, सबसे अधिक ये भी लोग खाते हैं, और लाइकोपर्डोन ये भी खाने वाले कवक होते हैं, जिससे इनमें ज़्यादातर न्यूट्रिशन और पोषक पदार्थ मिलते हैं। उसके बाद एक कवक और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है लेंटिनस ईडोडस। यह ऐसा कवक है जो चिकित्सा के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसी को शीटेक मशरूम भी कहा गया है। इससे लेंटिनेसिन नामक पदार्थ का स्राव होता है, मिलता है, जिसको खाने से रक्तचाप घटता है, अर्थात शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है और रक्तचाप भी घटता है। उसका नाम है लेंटिनस ईडोडस। तो इस मशरूम को नाम याद आप रखें, इसका नाम है शीटेक मशरूम। अमूमन जो खाने वाले ये हैं कवक, इनमें भोजन हमको पता है कि ग्लाइकोजन के रूप में होता है, पर इनमें प्रोटीन भी मिलता है। इसलिए खाने वाला जो होता है मशरूम, उनमें जानिए 30 से 40% तक मशरूम हमें उनमें 30 से 40% तक हमें उसमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद अगला जो खाने वाला कवक है उसको कहते हैं ईस्ट। इसी को कहते हैं खमीर भी कहते हैं। और ईस्ट का नाम जो है कर लीजिएगा याद, ये परीक्षा में आता है, सैक्रोमाइसीज सेरेबीसी। सैक्रोमाइसीस सेरेबीसी को ही हम लोग कहते हैं ईस्ट। यह अमूमन आटे में पैदा होता है, डबल रोटी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, और शराब भी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसको खाने से क्या होता है, अगर आप मतलब उठाया हुआ आटा खाएंगे तो वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में मिलता है। पहला है B1 जिसको थाइमिन कहते हैं, दूसरा है B2 जिसको राइबोफ्लोमिन कहते हैं, और B3 यानी नियासिन या एंथोनिक अम्ल, और विटामिन B5 जिसको निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, और बायोटिन यानी विटामिन H कहते हैं, मिलता है इसमें। इस तरह से ईस्ट जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत ही अच्छा स्रोत है खाने के लिए भी। और इसका इस्तेमाल जो है ब्रेड में, डबल रोटी में, केक में इस्तेमाल होता है। बिना इसके वो बनेगा नहीं। वजह ये होता है कि यह करता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा करता है गर्म करने के दौरान, जिससे रोटियां फूलती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत पॉइंट करने वाला चीज़ है, एगैरिकस के स्थान पर लोग अमूमन खा लेते हैं एमेनिटा को। एमेनिटा नामक कवक को खा लेते हैं। ये जहरीला होता है, विष है, अगर ज़्यादा खा ले तो आदमी मर जाएगा। इसलिए एगैरिकस की तरह ही दिखता है एमेनिटा। एमेनिटा जो है रंग रूप में बिल्कुल उसी तरह का होता है। इसलिए कृषि जो लोग कर रहे हैं और जो मशरूम की खेती करते हैं वो इसको पहचानते हैं, इसलिए इसको कभी नहीं खाना चाहिए, ये विष है। अब इस्तेमाल और जगह कहाँ पे होता है, तो औषधि के रूप में कवकों द्वारा बहुत से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे जान लीजिए औषधि के रूप में कौन कौन से हैं, तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक द्वारा पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। यह इंसान द्वारा खोजा गया पहला एंटीबायोटिक्स था। इसकी खोज किए थे फ्लेमिंग ने किया था, और फ्लेमिंग को इसकी खोज कब किए थे, 1928 में, और इनको 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इस दवा के लिए, ठीक है। इसी से ही पेनिसिलिन नामक दवा प्राप्त होती है। पेनिसिलिन एम्पिसिलिन जो भी दवाएं हैं वो पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद स्पर्जिलस क्लेवेट्स, इससे क्लेवेसिन नामक एंटीबायोटिक दवा प्राप्त होती है, जो आज मार्केट में क्लेवम नाम से आता है। उसके बाद है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इसके द्वारा इर्गोट नामक दवा प्राप्त होती है, जो अमूमन खांसी या एंटीबायोटिक की तरह भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद हार्मोन्स का उत्पादन, देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स जो है कवक द्वारा प्राप्त होता है, उसका नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक द्वारा प्राप्त होता है। इसकी खोज जो हुई थी जापान में किसानों द्वारा हुई थी, ठीक है।
तो अगर आप कवक हार्मोन्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखिए, मैंने उस पर वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ये प्राप्त होता है। ये बहुत बार सवाल में आया हुआ है। देखिए ये सवाल आया हुआ है, ये वाला आया हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे, या पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक किससे होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, या ईस्ट में कौन कौन से विटामिन होते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी के सारे करीब करीब होते हैं, प्लस विटामिन डी भी इसमें होता है। कृषि क्षेत्रों में कवक क्या करते हैं, जड़ों में जाके कवक मूल यानी माइकोराइजा का निर्माण करते हैं, जिससे पौधे वृद्धि करते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो पौधे क्या हो जाते हैं, कहीं कहीं बौने हो जाएंगे, तो बढ़ते हैं। मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस क्या है, जैविक मिट्टी के अंदर जैविक जीवों का एक तंत्र है, सूक्ष्म जीवों का तंत्र है। अगर ये नहीं रहेगा तो मिट्टी में उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए ह्यूमस का निर्माण करते हैं। मिट्टी में ह्यूमस होना ज़रूरी है, तभी ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उद्योगों में हम लोग देख लेते हैं कि उद्योगों में इसका इस्तेमाल क्या है, प्लस इससे हानियाँ क्या हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं। अब जो हम जानते हैं वो है उद्योगों में। उद्योगों में इसका इस्तेमाल कैसे है, तो सबसे पहला लीकर उद्योग यानी अल्कोहल उत्पादन में कवकों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अल्कोहल बनाने में ही शर्करा का यानी ग्लूकोज का किण्वन की क्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल बनाते हैं। विधि कोई भी हो, विधियां बहुत हैं, लेकिन होता उसमें बेसिक है, ग्लूकोज का विलयन है और उसमें ईस्ट को मिला देते हैं, यानी कवक जो है यानी खमीर जो है, और किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न होती है, या तो कवक या तो जीवाणु, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस द्वारा ही जाइमेस नामक एंजाइम आता है बाहर, उसके द्वारा क्रिया होती है, और तत्पश्चात जो है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आता है, और फिर इसका आसवन करके बियर, रम या विस्की जो भी इनके प्रकार हैं बना लेते हैं। ये तरीके हैं। दूसरा है पनीर उद्योग में। पनीर उद्योग में हमारे यहाँ तो नहीं, बाहरी देशों में बहुत तरह के पनीर बनते हैं चीज़, उनमें इसका इस्तेमाल जो है बहुत है। उनमें इस्तेमाल होने वाले हैं पेनिसिलियम कोमोवर्टी, उसके बाद दूसरा आता है पेनिसिलियम रोकफोर्टी। ये दो ऐसे कवक हैं जिनका इस्तेमाल होता है पनीर बनाने में। तीसरा है बेकरी उद्योग, यानी डबल रोटी, ब्रेड, केक जहाँ पे बनते हैं, बिस्किट, कुकीज़ जहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ईस्ट का इस्तेमाल होता है। उस चीज़ में मिला के कुछ देर तक ईस्ट को छोड़ देते हैं। जो भी चीज़ बना रहे हैं आप, मान लीजिए ब्रेड बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, और उसमें खमीर उठ जाता है, ईस्ट बन जाता है, और धीरे धीरे चूँकि ये चावल के ही चूँकि ये गेहूँ के होते हैं बने हुए, तो गेहूँ में भी क्या होता है, इसमें शर्करा होती है, तो उसके द्वारा क्या होता है कि किण्वन की क्रिया होती है, जिससे वो फूलता है, और जब करते हैं गर्म तो CO2 बहुत तेज़ी से बाहर आता है और ब्रेड या रोटी फूल जाता है। डबल रोटी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। हानियाँ की बात करें तो हानियाँ भी इससे बहुत ज़्यादा हैं। पहला इसका हानि है फूड पॉइजनिंग, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी भोजन विषाक्तता। इसमें क्या होता है कि भोजन को बहुत दिनों तक रखने पर या फ्रिज में बहुत दिनों तक स्टोर करने पर, तापमान मेंटेन न होने पर कवक उगाते हैं, और वो इस तरह के रसायनों का उत्सर्जन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे स्पर्जिलस क्लेवस है। यह करता क्या है कि संग्रहित जो बीज होते हैं, भंडार, ज़रा सा भी अगर उसमें नमी होती है, अगर आप भंडारण किए तो उसमें यह कवक पैदा होता है, और उसके अंदर रेफ्लाटॉक्सिन नामक प्राकृतिक कैंसरजनक पदार्थ का निर्माण करता है। उस तरह का भोजन कभी नहीं खाना चाहिए जिसमें फफूंद लगी हो अनाज में, बहुत ही धोधा, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होता है, वो रहता है और ये कैंसर पैदा करता है। इसलिए बीजों का भंडारण सुखा कर करना चाहिए। तो दो इसके हानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, फूड पॉइजनिंग और ये वाला। दूसरा आप जान लीजिए, अचार, मुरब्बा, ब्रेड, रोटी रख देंगे तो ख़राब हो जाते हैं। ये भी कैसे हैं, भुइया जो लगता है ऊपर, वो इसी के कारण होता है, कवक ही होते हैं। मानव और पादपों में रोग भी होते हैं कुछ, उसको भी जान लीजिए। मानवों में रोग कौन कौन से हैं, तो रोग एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन एवं दमा है।
एथलीट फुट जो होता है टीनिया पेडिस नामक कवक द्वारा होता है। पैर में जोड़ों में अंदर पहुंच जाते हैं, ये भीगने के कारण या चोट के कारण, धंस जाने के कारण हिस्सा लाल हो जाता है और सड़ता है। खाज स्केरस स्केबीज नामक कवक के कारण होता है, खुजली होती है इसमें। दाद रिंग वर्म होता है, ट्राइकोफाइटन नामक कवक के द्वारा होता है। गंजापन टीनिया कैपिटिस के कारण होता है, नामक कवक के कारण होता है। दमा स्पर्जिलस फ्यूमिगेंस के कारण होता है। यह जो है मानव में कवक द्वारा होने वाले रोग हैं, और कवक रोग जल्दी सही नहीं होते हैं, एक बार पकड़ लें, क्योंकि इनकी जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है, उनको ख़त्म करना टेढ़ा काम होता है। पादपों में आलू का अंगमहारी रोग, आलू का बर्ट रोग, गेहूं का ब्लैक रस्ट रोग, गेहूं का सफ़ेद रस्ट रोग, गन्ने का लाल गलन रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, धनिया का स्टेम गाल रोड। यह कुछ रोग जो हैं वो पादपों में होते हैं और वो फसल खराब हो जाती है। कुछ कवक जो होते हैं हमारे सामानों को भी धीरे धीरे करते हैं नष्ट, जैसे कपड़ा और कागज़, ये बने होते हैं सेलुलोज के ही। तो कपड़े को नष्ट जो करता है कवक, उसका नाम है अल्टरनेरिया है, ट्राइकोडर्मा एवं कीटोमियम है। 3 ऐसे होते हैं जो कपड़े को धीरे धीरे नष्ट कर ही देंगे। ऊन को भी करते हैं नष्ट। कागज़ को फ्यूजेरियम और क्लोडोस्पिरियम है। रबर को करने वाले नष्ट कवक हैं स्पर्जिलस एवं पेनिसिलियम के कुछ जातियां हैं जो रबर को लसलसा बना देती हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो रबर धीरे धीरे कुछ दिनों में टूट जाता है और लसलसा टाइप का हो जाएगा। कांच के लेंस को भी खाते हैं। आप कांचों को भी ये धीरे धीरे क्या करते खुरचते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। यह देखने को मिलता है लेंसों में, जो महंगे हैं लेंस, ख़ास तौर से कैमरे के, उनमें ये लग जाते हैं, तो बहुत ही दिक्कत होता है। इसमें है स्पर्जिलस कैंडिडस नाम का कवक जो होता है वो कांच को धीरे धीरे धुंधला बना देता है। चमड़े को, जूता का चमड़ा है, बैग है, पर्स है, उस पर लगते हैं स्पर्जिलस नाइजर नाम का कवक लगता है। तो ये था कवक के क्या है अध्ययन, खोज, ये सब होते हुए इसके फ़ायदे हानियाँ सब थी। आप इसका नोट्स बनाइए, आप इसको रखिए, पढ़िए, ठीक है। इससे मैं आगे चल के क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।